सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 26 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में तमाम राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर आती है महिलाओं को लेके। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों जारी किए। दुनिया भर में 2022 में 48,800 व 2023 में 51,100 हत्याएं हुई हैं। रोज़ाना औसतन 140 महिलाओं की अपनों ने ही ले ली है जान। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूएन वुमेन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे था। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट भी जारी करी। महिलाओं के लिए घर ही सबसे घातक जगह बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों ने सोमवार को बताया कि पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 140 महिलाओं तथा लड़कियों की हत्या उनके घरों में ही अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, असल में यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम होता है, यूएनओडीसी, ये भी यूएन की ही बॉडी है, ने मिलकर ये अध्ययन करके बताया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि हत्याओं के अधिक होने का नहीं बल्कि मुख्य रूप से देशों से अधिक आंकड़े उपलब्ध होने के परिणाम हैं। असल में आंकड़े जो पहले कभी मिले नहीं थे वो भी निकल के आ गए। दोनों एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया कि हर जगह महिलाओं और लड़कियों लिंग आधारित हिंसा की इस चरम रूप से प्रभावित होती रही हैं और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। घर महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे खतरनाक जगह है। डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बुरी तरह बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरंग साथी और परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हत्याओं के सबसे अधिक मामले अफ्रीका में थे, जहां 2023 में अनुमानित 21,700 पीड़ित थे। तो मेरे साथियों, आज भी 21वीं सदी में देखा जाए तो विश्व के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। शुरू करेंगे कल्पमेथा से। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से आंकेंगे तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी यह सोचकर जिएगी कि वह मूर्ख है। आइंस्टाइन साहब ने ये कहा। और ये बहुत ही गहरा मतलब छुपा है इस बात में, क्योंकि हर किसी की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अ, बेहतर तरीके से काम करने के तरीके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, और उन क्षेत्र विशेष में वह लोग बहुत ही अच्छी तरक्की करते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का संपादकीय, खुदरा व्यवसाय का बढ़ता संकट। यह लेख लिखा है अजय जोशी साहब द्वारा। वर्तमान व्यवसायिक परिदृश्य में पारंपरिक खुदरा और ई कॉमर्स दोनों ही स्वरूप प्रचलित हैं। ई कॉमर्स ने पिछले कुछ वर्षों से तेज़ी से प्रगति की है। इसका प्रचलन बढ़ रहा है। दोनों ही व्यावसायिक स्वरूपों की अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं। खुदरा क्रय में क्रेता और विक्रेता आमने सामने होते हैं, उनके बीच व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, जबकि ई कॉमर्स में यह बात नहीं रहती। लेकिन ऑनलाइन खरीदारी ग्राहकों को घर बैठे वस्तुओं की प्राप्ति की सुविधाएं देते हैं। मेरे साथियों, जानते हैं कि आए दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, एक नया क्षेत्र उभर के आया, वो था ई कॉमर्स। आज की तारीख में हमारे जीवन में ई कॉमर्स पूरी तरह बैठ चुका है। देखें तो ज़ोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आपका बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ये सब आपको घर बैठे आपकी ज़रूरत के सारा सामान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और ये सब ऑपरेट करते हैं अपने ही गोदामों से। आप सिर्फ अपने घर पे दूर कहीं बैठे हुए हैं, मोबाइल निकालते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर इनके गोदाम में कंप्यूटर में पहुंच जाता है और वहाँ से प्रोसेस होके यह ऑर्डर आपका 2 पहिया वाहन में, मोटरसाइकिल में डिलीवरी बॉय साहब द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। इस बीच में मेरे साथियों, एक चीज़ आपने अ, खो दी है या आपने कहीं न कहीं अपनी दिनचर्या में ख़त्म कर दी है, वो है अपनी नज़दीकी दुकान में जाना। जो किराना की दुकान आपके घर के पास में हुआ करती थी और आज भी है, जहाँ पे आप सामान लेने जाते थे, अब आपने यहाँ पे जाना बंद कर दिया है। इस वजह से इनके असर तो संकट में आ चुका है। किराना की दुकानें और बाज़ार में अन्य शोरूम और रिटेल शॉप्स इस नए तकनीकी रेवोल्यूशन में ये नहीं आते हैं।
इसीलिए अब इनको कहीं न कहीं अस्तित्व का संकट खतरे में लग रहा है। देश के दोनों तरह के व्यवसायों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बाज़ार है। वर्ष 2020 में भारतीय ई-कॉमर्स कारोबार 3,46,500 करोड़ रुपए का था। यह वर्ष 2026 तक बढ़कर 10,23,525 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। ई-कॉमर्स गतिविधियां बढ़ रही हैं। डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के कारण इसमें और तेज़ी आई है। यो खुदरा व्यवसाय में भी तेजी आ रही है। कई नए खिलाड़ियों के प्रवेश के कारण भारतीय खुदरा व्यवसाय सबसे गतिशील और तेज गति वाले व्यवसायों में से एक के रूप में उभर रहा है। यह देश के सरल घरेलू उत्पाद की 10% से अधिक है। भारत में मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी अंतर्राष्ट्रीय खुदरा दिग्गजों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है। शहरी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ रही है। परिधान, सौंदर्य प्रसाधन, जूते इत्यादि दिनचर्या की सारी चीज़ें आज की तारीख में सब ऑनलाइन मिल रही है। देश में खुदरा व्यवसाय का नया स्वरूप शॉपिंग मॉल के रूप में भी उभर रहा है। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा भारत के उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने और बाजार में पहले प्रवेश करने की प्रबल इच्छा के कारण वर्ष 23 से 25 के दौरान लगभग 60 नए शॉपिंग मॉल चालू होने की संभावना है। तो साथियों, आज की तारीख में देखा जाए तो जो जो ज़्यादा बेहतर चल पा रहे हैं वो हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और आपके ई कॉमर्स, यानी कि घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से बैठ के आप ऑर्डर कर देते हैं और आपके घर पहुंच जाता है। और फिर भी अगर आपके जाने का मन करता है तो आप मॉल चले जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, वहाँ की लग्जीरियस एम्बियंस को जीते हैं और उनका कारोबार बढ़ा रहे हैं। इस कहानी में ये दो क्षेत्र आज भी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। खुदरा स्टोर का एक ऐसे वातावरण प्रदान करते हैं जिनसे एक अनुभव प्राप्त होता है। किसी उत्पाद के रंग को स्पष्ट रूप से देखना, उसकी बनावट को महसूस करना और यह तक कि उसकी खुशबू को सूंघना जैसी बातें वस्तुओं के क्रय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। आगे बढ़ते हैं। खुदरा व्यवसाय का वातावरण खरीदारी की अनुभूति प्रदान करता है। स्टोर के माहौल से लेकर उत्पादों के विक्रेताओं के साथ बातचीत तक यह क्रेता और विक्रेता के जुड़ाव का अनुभव कराता है। इसके विपरीत वही ना, देखिए हम अपना अपना शॉपिंग जाते हैं बाज़ार में या मॉल या रिटेल शॉप्स में, वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने को मिलता है। कुछ हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट सा मिलता है कि हम लोगों के आसपास हैं। मगर ये ई कॉमर्स में हमें नहीं दिखता है। ई कॉमर्स में अलग अलग साइटें, ईमेल, सोशल मीडिया इत्यादि हमारे कई चैनल माध्यम से 24 घंटे सातों दिन ग्राहक सहायता प्राप्त होती है। खुदरा स्टोर खोलने में 3 से 6 महीने तक का समय लगता है, मगर जबकि ई कॉमर्स स्टोर को 3 महीने से भी कम समय में शुरू किया जा सकता है। बस एक गोदाम की ज़रूरत है और आपको टेक्निकल टीम की ज़रूरत है। खुदरा स्टोर में अगर कोई उत्पाद दोषपूर्ण लगता है तो उसे तुरंत वापस लिया जा सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में उत्पाद वापस करने और उसे बदलने के लिए कई दिन और सप्ताह लग सकते हैं। हालांकि मेरे साथियों, आज की तारीख में जो रिटर्न स्पीड है कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, वो बहुत तेज़ हो चुकी है। अगर आज रिटर्न मारते हैं तो नेक्स्ट डे या विद इन 2 डेज़ आपके सामने रिटर्न रिप्लेसमेंट आ जाता है। ई कॉमर्स के बढ़ते प्रचलन के कारण खुदरा दुकानें बंद होने की खबरें भी आती रहती हैं। यूबीएस के विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में करीब 45,000 खुदरा स्टोर बंद होने का अंदेशा है। और ये साथियों, ये सिर्फ भारत में नहीं, ये विश्व में चल रहा है इस समय। इसको ध्यान में रखते हुए खुदरा व्यापारी अपना अस्तित्व अब बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शहरी व्यापारियों ने ई कॉमर्स को चुनौती देने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। शहर के व्यापारी भी ग्राहकों को घर तक सामान पहुंचाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के प्रमुख शहरों में 2 से ढाई लाख लोगों को डिलीवरी बॉय के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वह भी ई कॉमर्स की तर्ज पर ग्राहकों के घर का सामान उपलब्ध करा सकें। अब देखिए, इसे इनोवेशन कहते हैं, मगर हर कोई प्रयासरत है अपना अपना अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। बढ़ते हैं अगले संवाद की ओर। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को लेकर लेख है, संकट बनाम सुविधा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जलवायु संकट आज विश्व भर में सभी देशों की चिंता में सबसे ऊपर है और इससे खतरे को कम करने या इसे पूरी तरह निपटने के लिए सभी देशों को अपनी ईमानदार इच्छा शक्ति जाहिर करनी होगी। मगर इससे बड़ी विडंबना यह क्या होगी कि दिनों दिन गहराते जा रहे इस संकट और इसके प्रभाव पर सभी देश विमर्श तो करते हैं, मगर इससे पार पाने के उपायों को लेकर वही देश अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं।
जिनकी भूमिका इस मुश्किल को बढ़ाने में ज़्यादा रही है। विकसित देशों का ये रुख अपने आप में परेशान करने वाला है कि वह पृथ्वी के जलवायु पर बढ़ते संकट के सवाल पर हर बार दोहरा रवैया अपनाते हैं और इस मसले पर होने वाली तमाम बैठकों का हासिल अपने किसी मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इस बार अज़रबैजान के बाकू में भी COP29 की बैठक में उम्मीद ज़रूर की गई थी कि शायद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से बढ़ते वैश्विक तापमान और उससे निपटने के उपायों को ज़मीन पर उतारने को लेकर विकसित देश वास्तव में कुछ ठोस पहल करेंगे। मगर यह अफसोस की बात है कि इस विश्वव्यापी संकट के सवाल पर विकसित देशों को अपनी सुविधा कायम रखना ज़्यादा अहम लगता है। अब असल में COP29 जैसे कि हमने पुराने भी कई आर्टिकल्स में वीडियो में बताया है और आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी डिटेल में बताया है कि COP29 में जितने आपके विकसित देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं और आने वाले समय में सारी जिम्मेदारियां विकासशील देश या छोटे देशों के ऊपर डाल दी गई है। इसको लेके ही अब COP29 भी खतरे में दिख रहा है। गौरतलब है कि बाकू में संपन्न हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में समृद्ध देशों ने जलवायु वित्त पोषण के रूप में हर वर्ष 300 अरब डॉलर की सहायता देने पर समझौता किया। वहीं भी सन 2035 से मतलब कि 2035 से ही देंगे। अरे भैया, पर्यावरण आज 2024 में इतना ख़राब हो चुका है, आप 35 तक क्या उम्मीद कर रहे हैं? जबकि विकासशील देशों की मांग 1300 अरब डॉलर की थी। यानी एक तरह से विकासशील देशों की मांगों को अनसुना कर दिया गया। विकसित देशों के रुख और सहायता राशि में इतने बड़े अंतर पर विकासशील देशों के बीच गहरी निराशा पैदा हुई है और इस पर मतभेद उभरना स्वाभाविक था। भारत की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि वह इस प्रस्ताव को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि प्रस्तावित राशि बहुत ही कम है और क्या यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए जरूरी जलवायु कार्रवाई को संभव बनाएगी। भारत ने समझौतों को अपनाने के तरीके को भी आपत्तिजनक और पूर्व नियोजित बताया। समस्या के स्वरूप और उससे निपटने के उपायों के मद्देनज़र भारत की आपत्ति को विकासशील देशों का समर्थन मिला है। वहीं विकास देशों के बीच एक विचित्र चुप्पी देखी गई है। देखते हैं मेरे साथियों अब क्या होता है। फिलहाल जलवायु परिवर्तन को लेकर अगर हमारे विकसित देश समय रहते कुछ बेहतर पहल नहीं दिखाएंगे तो ये नुकसान पूरे विश्व को उठाना पड़ सकता है, ना कि सिर्फ विकासशील देशों और छोटे देशों को। तटीय देश, आइलैंड देश, टापुओं पर जो देश हैं वो तो वैसे ही भुगत रहे हैं। बढ़ते जल स्तर के कारण उनका बहुत ज़्यादा भूभाग अब पानी में समा चुका है। और उरुग्वे में हमारे चुनाव के बाद योमांडू अरेसी साहब बहुत ही भारी मतों के साथ राष्ट्रपति चुने गए हैं उरुग्वे में। इसी के साथ मेरे साथियों आज के लिए दे रखते हैं। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक बार आप वहाँ पर जाके भी करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।